पधारो मारे दे। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जहाँ पग पग में संस्कृति मुस्काए, जहाँ हर दिल में अपनापन बस जाए, जहाँ माटी की खुशबू, जहाँ पर माटी की खुशबू दिलावे अभिमान, वही तो है मेरा रंग रंगीलो राजस्थान। यही तो है हमारा राजस्थान। और स्वागत करते हैं इसी रंग, इसी रस और इसी सौंधी सी सुगंध के साथ में डीडी राजस्थान के इस अलबेलो से कार्यक्रम में, जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। अलबेलो राजस्थान, जहां पर हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने कार्यों से राजस्थान को गौरवान्वित किया है, जिनके दिल में रचा बसा है राजस्थान। तो आज भी ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाती हूँ उससे जो हर पल हर समय गीत गाता है राजस्थान के, जो हर समय गीत गाता है राजस्थान के, चाहे कोई पल हो, चाहे सुबह हो या हो कोई भी पहर, ऐसा मेरा भाई अजहर। वाह, और कला की चलती फिरती जीती जागती प्रदर्शनी मेरी प्यारी जीजी प्रियदर्शनी। वाह जी वाह। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व भी आज हमारे साथ है, जिनके लिए अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो कहते हैं ना, किसी ने उस्तादों से सीखा, किसी ने हालातों से सीखा, और किसी ने हालातों को ही उस्ताद बनाया और फिर उस्तादों से सीखा। एक ऐसा व्यक्तित्व है, और उनके लिए अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी निकट, चाहे कितनी भी विकट खड़ी हो, लेकिन हर समस्या का सकारात्मकता ही है समाधान। और ऐसा अगर करेंगे आप समाधान, सकारात्मकता को अपने व्यक्तित्व में उतारेंगे, तो व्यक्तित्व भी बन जाता है महान। और उनके बाद फिर हम भी तो मिलकर यही कहते हैं, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, महज 13 वर्ष की उस कच्ची उम्र में अपने पिताजी को खो देना, लेकिन माताजी के उस ख्वाब को, उस सपने को जीना कि आपको शिक्षित रहना है, संगठित रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जी हाँ, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आदर्श मानने वाले एक ऐसे व्यक्ति, या यूं कहूँ एक ऐसे व्यक्तित्व, जिन्होंने कभी भी जीवन में, जीवन के आगे की कुछ योजनाओं के बारे में कभी कुछ प्लान नहीं किया, कभी भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन हाँ एक बात हमेशा सोची कि मेरा जो वर्तमान है उससे बेहतर मेरा अगला दिन होना चाहिए। बस इसी सोच पर काबिज रहे और इसी सोच से आगे बढ़ते 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 कभी गोल्ड मेडलिस्ट रहे बीएससी में, तो कभी पीएचडी की। ये बड़ा ही सफ़र जो है बड़ा ही उतार चढ़ाव और रोमांचक रहा। और आइए उनके सफ़र को, या यूं कहें उनकी कहानी को जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। और आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर सुआलाल पहाड़िया जी का, जो आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सर स्वागत स्वागत आपका बहुत मंच पर आपका जी। और आपकी जब कहानी को हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म की हम बात कर रहे हैं, जहां वो एक किरदार जो है वो बचपन से, क्योंकि हम देखते हैं ख़ास तौर से 90s और जो अर्ली 2000 का जो सिनेमा था, वहाँ दिखाई पड़ता था एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा हीरो, एक ऐसा नायक जो अपनी उस गरीबी के दंश से भी लड़ता है और अपने उस अशिक्षा से जो भरा हुआ जीवन है उसमें शिक्षा की रोशनी से नए चिराग, नए दीपक जलाता है। तो सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आपका वर्तमान पद है, इस पद की भूमिका तक आने में बड़ा वक्त लगा है, बड़ा अपने आप को आपने सींचा है और मुश्किल हालातों से खींचा है। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, जो वर्तमान आपका पद है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का अधिकारी हूँ और अब भी कहीं प्रतिनियुक्ति पे एज ए सचिव राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड में
पद स्थापित हूँ। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड है वो 1956 से संचालित है और ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अंडर में 2022 तक था। और अब चूंकि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कहीं बंद हो गया है तो वो कहीं उनका अनुदान भी बंद हो गया है। अब राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड संचालित हैं और इनकी योजनाएं संचालित हैं। जो मूल विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। उस विभाग के अधीन 3 विभाग और संचालित हैं। पहला है बाल अधिकारिता विभाग जो कहीं 0 से और 18 साल के बच्चों के लिए काम करता है, उनकी योजनाएं बनाते हैं, वो उनके देखरेख और संरक्षण से संबंधित कार्य करते हैं। दूसरा जो विभाग है वो विशेष योग्यजन निदेशालय है जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन से संबंधित जितनी भी उनकी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वहाँ संचालित होती है। और तीसरा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है जो ST, SC, OBC और माइनॉरिटी की जो लोनिंग से संबंधित योजनाएं हैं वो अनुजा निगम संचालित करता है। और इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 20 से अधिक जो बोर्ड हैं या आयोग हैं उनका संचालन भी करता है। उन 20 बोर्डों में एक राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड है और उनकी कहीं अपनी अलग पहचान है। चूंकि बोर्ड इतना पुराना है, 1956 से संचालित है, तो उनके अधीन भी काफी योजनाएं संचालित रही है। सर आपने ये तो पूरा बयां किया आपके जो पद की भूमिका है, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करके भानपुर कला उस गांव में हम लिए चलते हैं जहां से कहीं ना कहीं वो शुरुआत हुई और संघर्ष को साथी बनाकर कैसे जिया जाता है वो कहानी पूरी की पूरी दास्तान कहाँ से कहाँ तक बन जाती है, सभी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो सर थोड़ा सा किताब को पलटते हैं आपके जीवन की और पहले अध्याय की तरफ लिए चलते हैं। पहला अध्याय जिस किताब कैसा था जीवन और क्या परिवेश था और कैसे वो कितनी चुनौतियां थी, सभी कुछ आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। आज तक का जो सफ़र है बड़ा सपने सा लगता है और मैं तो परमात्मा का बहुत आभारी हूँ कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। कहीं 5 भाई 2 बहनें, पिताजी का कहीं साया 13 साल की उम्र में हट जाना, माताजी का कहीं साक्षर ही होना और कोई इनकम का बहुत बढ़िया जरिया नहीं होना, लगातार कोई इनकम का कोई जरिया नहीं होना। उस माँ ने इतनी मेहनत की, रातों कहीं खेतों में काम किया, दिन में काम किया, कभी शायद उसने आराम भी नहीं किया होगा। उसने कहीं यही सोचा कि मेरे बच्चे कैसे भी आगे बढ़ जाएं। और मैं तो इस मंच पे झूठ नहीं बोलूँगा, सही कह रहा हूँ कि मैं ये भी नहीं समझता था कि RS क्या होता है, IAS क्या होता है, ऑफिसर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। मैं भगवान से ये जरूर प्रार्थना करता था, घर वाले बहुत काम कराते थे तो कि यार कैसे भी पीछा छूट करके कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी है ना वो लग जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। पढ़ने में थोड़ा सा होशियार था। गांव हमारे ब्राह्मणों का गांव है, पढ़ा लिखा गांव है, जयपुर के 25-30 किलोमीटर की परिधि पे दिल्ली रोड पे गांव है भानपुर कला। सभी लोग पढ़े लिखे थे और एटमॉस्फेयर भी पढ़ा लिखा था। गांव में कहीं 12वीं तक का स्कूल था। चूंकि पढ़ने में इंटेलिजेंट था तो वो ऐसे ही कहते थे कि भाई ये बच्चा पढ़ना चाहिए, भले हमारे बच्चे पढ़े नहीं पढ़े पर ये बच्चा पढ़ना चाहिए। क्या बात, बहुत खूब। और उनका ये कहना भी मेरे लिए अपने आप में मोटिवेशनल था कि वो मेरे लिए इतना बढ़िया सोचते थे कि हमारा बच्चा पढ़े नहीं पढ़े पर ये कहीं गरीब का बच्चा है और ये कहीं इंटेलिजेंट है तो ये पढ़ना चाहिए। और मानिए मेरे घर में कोई भी कहीं पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय तो कोई 10वीं पास भी नहीं था जो कोई गाइड कर सके कि कौन सी किताब पढ़नी है या कौन सी स्प्लिट लेनी है। पहले 9th के बाद में कहीं संकाय लिया जाता था। जी। और कोई ये भी बताने वाला नहीं था कि मुझे आर्ट्स पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, एग्रीकल्चर पढ़नी है। और ऐसे ही वो सब बच्चे एग्रीकल्चर ले रहे थे तो मैंने भी एग्रीकल्चर ले ली। जैसे जैसे कहीं वक्त जाता गया और वो जिधर धकेलता गया मैं उधर ही चलता गया। आर्थिक स्थितियाँ इतनी कमजोर थी कि मुझे कहीं जॉब चाहिए था। मैंने कहीं STC की और STC करने के बाद में पहले 3rd ग्रेड टीचर लगा। और टीचर लगने के बाद में मुझे पता चला कि कंपटीशन होता है, कंपटीशन में मेरिट होती है, जो कहीं टॉप करते हैं वही कहीं पदों पे जाते हैं। और कंपटीशन को कैसे देना है। पहले बार जब मैं कंपटीशन देने गया तो आप मानोगे नहीं, मेरे से वो पेपर ही सोल्व नहीं हुआ, मेरे हाथ यूं कांप रहे थे दर दर और मैं वो पेपर ही सोल्व नहीं कर पाया। बाहर आकर के मेरे साथियों ने कहा पूरा हो गया। मैंने कहा यार मैं तो लास्ट तक जा ही नहीं पाया। तो बोले यार पहले वो करने थे ना जो आना था, जो तेरे को आ रहा था पहले वो करने थे, फिर तू उलझ गया दिखे शायद। मैंने कहा यार तुम तो इतना इजी कह रहे हो, वो पेपर मतलब थामने में मुझे परेशानी हो रही थी। फिर ऐसा नहीं है एक कंपटीशन दिया 2 दिया, फिर ऐसी हैबिट बन गई कि अब कहीं कंपटीशन दे करके आगे निकलना है।
मैं तो कहूँ उन साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कहीं बचपन में मेरे साथ खड़े थे, और मैं शायद उन्हीं की वजह से यहाँ हूँ। मेरे जो अध्यापन काल में जो कहीं साथी थे उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, और वो चाहते थे, वो खुद भी कहते थे कि यार तेरे में वो कैलिबर है, तू कम्पीट कर सकता है, वाह, और छोटी सी उम्र में तू लग गया, तू यहाँ मत रहना यार, तू करना कुछ। जो लोग मेरे से कम पढ़े लिखे थे वो भी ये कहते थे कि तू कर सकता है, और बस उनका कहीं हौसला था और मेरी माँ का सपना था, और मुझे उसको छोड़ के जाना था। मुझे वो टीचिंग लाइन अच्छी नहीं थी, बस मेरा ये था कि भाई कहीं आर्थिक संसाधन कम थे तो मुझे एक जॉब चाहिए था, तो मैं इस कोशिश में रहता था कि मेरी कहीं डेपुटेशन हो जाए कुछ इधर उधर, तो वहां पढ़ने का वक्त मिल जाए, जयपुर में कैसे भी शहर में चले जाऊं, तो कोचिंग तो नहीं जा सकता हूं, पर जो कोचिंग जा रहे हैं उन लड़कों से नोट्स लेकर के पढ़ लूं। एक मेरे मित्र थे अनिल दत्तात्रेय, उनके फादर आरएएस अफसर थे, और वो कहीं थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा लड़का था, और वो डरता था, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, कॉलेजों में जाने से पहले उसको थोड़ा सा डर था। हाँ। मैं गांव से था, बिल्कुल बेहिचक था लोगों से कहीं मुझे बात करने में, और कहीं थोड़ी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, होती नहीं तो वो स्कूटर लेके आता था और वो बेचारा मुझे पीछे पीछे घुमाए रखता था। और वो बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ने में, पर वो कहीं मेरे बाद में नौकरी लग पाया, और वो जितने भी कंपटीशन थे वो मुझे लेके जाता था उस सेंटर तक, तो मैं एक दिन पहले उसके घर आ जाता, उसके घर ही रुकता था, और वो बेचारा कहीं सुबह जो भी कहीं एग्जाम का सेंटर होता वहां तक मुझे लेके जाता, और हम दोनों परीक्षा दे करके आते, जब रिजल्ट देखते तो शायद मेरा हो जाता है या लगभग होने की स्थिति में रहता और उसका नहीं होता। मुझे दुख होता है यार अनिल नहीं हुआ, अरे नहीं यार तू हो गया तभी मुझे अच्छा है, मैं तो तेरे कार्यालय में आ जाऊंगा तो मैं वैसे ही है ना, मेरा काम चल जाएगा। तो ये जो दोस्ती है, इस पर मित्रता पर एक किसी दानिश्वर ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियां लिखी है जी कि दो किस्म के लोग मिलते हैं हमें दुनिया में अक्सर, पहले वो जो हमारी आह नहीं सुनते हमारी गुजारिश में भी, जो हमारी आह नहीं सुनते हमारी गुजारिश में भी, और दूसरे वो जो हमारे आंसू देख लेते हैं भरी बारिश में भी। और ये जो दूसरे होते हैं ना कि समझदारों के शहर में, समझदारों के शहर में एक दीवानों की बस्ती है, दरअसल हकीकत में यही तो दोस्ती है। और ऐसे दोस्त जो अनिल जी आज इस मंच के माध्यम से आपको देख रहे होंगे, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। अगर आज इस मंच से आपको अपने दोस्त के लिए, अनिल जी के लिए कुछ कहना हो तो क्या एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो, वो मेरा प्रदर्शक था, ये कह रही है कि भाई था और भगवान था। क्या बात। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है शायद मैं यहाँ नहीं होता, उससे थोड़ा सा नीचे होता या और कहीं होता। और मुझे ये भी दुख था कि यार इसका नहीं हुआ, और उसका 8 साल बाद में कहीं पीसीएस यूपी में हुआ, आज वो डिप्टी डायरेक्टर है आईसीडीएस डिपार्टमेंट में। हम दोनों मिलते हैं जब भी वो आता है, और मैं उनको यही कहता हूँ कि यार देखिए जीवन है ना, अगर इसको 100 नंबरों में बांटें तो वो इस प्रकार से हैं। और मैं आपको भी शेयर करना चाहूंगा कि 40 नंबर आपकी खुद की मेहनत के हैं, और 40 नंबर आपके माता पिता की मेहनत है, और 20 नंबर आपके पूर्व जन्मों के कर्म है। ये 100 नंबर हैं, और 100 नंबर में जिसके भी 60 से ऊपर मार्किंग है वो खुशहाल है, वो कहीं सफलता की किसी न किसी सीढ़ी पे है, और वो कहीं 60 से कम की मार्किंग पे है, तो वो हो सकता है अभी भी संघर्ष कर रहा हो, या वो नहीं पा रहा हो जो उसको पाना चाहिए। वाह, तो ये एक बहुत अच्छा फिलॉसफी आपने दी है। फिलॉसफी एक जीवन मंत्र की जो आपने बात करी है, बहुत ही अच्छी बात करी है। आपने अपनी बात बताई कि माता जी आपकी प्रेरणा रही एक तरह से, और आपको आपके दोस्तों का भी साथ मिला, सहयोग मिला, और एक तरह से जहाँ से आप पले बड़े वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ही मिला तो आप पढ़ पाए। आपने एमए किया, आपने एलएलबी भी किया, आपने पीएचडी भी की, और इस तरह से कई आप उच्च शिक्षा लेते हुए आगे बढ़े। तो उस समय आपका पीएचडी का सब्जेक्ट क्या था जब आप पीएचडी कर रहे थे? क्योंकि कई चुनौतियां होती हैं पीएचडी में, मैं देखती हूँ जो स्कॉलर्स हैं, कई चुनौतियां होती हैं, तो किस तरह की चुनौतियां को पार करके आप वहां तक पहुंचे? देखिए मैम, जैसे एक गरीब बच्चा है वो भी एक प्रतिभा वो लेकर के पैदा होता है, बिल्कुल, और एक अमीर बच्चा है वो एक सपोर्ट लेकर के पैदा होता है। जी, दोनों के अपने अपने मेरिट है और अपने अपने डिमेरिट है। मैं पहले वाले पे बात करूंगा कि जो गरीब परिवारों में बच्चे होते हैं वो संघर्ष को लेकर के पैदा होते हैं, और अगर संघर्ष के साथ में उनको थोड़ी सी गाइडलाइन मिले तो वो सपनों को बहुत उछाल के साथ में अचीव कर लेते हैं। और दूसरे वाले वो हैं जो अच्छे परिवारों में पैदा हुए हैं, उनको सपोर्ट मिला है, गाइडेंस मिली है, और वो भी करेंगे तो वो भी शायद अपने कहीं एम को अचीव कर पाएंगे। वाह, मैं विभाग के कहीं अंदर ही था 2012 तक, और मेरे एक मित्र हैं श्रेयांश जोशी जी,
जो शैलेंद्र जी जोशी पूर्व मंत्री हैं, वो मेरे गार्जियन भी रहे हैं, है भी। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, नाम क्या के डॉक्टर लगाते हैं। तो मैंने कहा यार कैसे लगे? तो यार वो बहुत इजी है, कैसे कंपटीशन होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई बढ़िया सा स्कॉलर पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा यार मैं तो जॉब में हूँ, तो इतना समय तो नहीं दे पाऊंगा, और तुझे यार श्रीयान सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उनकी मौसी थी, वो कहीं प्रोफेसर थी जी। हम उनके घर पे गए, हमने कहा मौसी एक सीट हो तो हमें दे दो। तो उन्होंने कहा मेरा 4 महीने बाद में एक स्कॉलर है, वो पीएचडी प्राप्त करने वाला है, तब मेरे पास में खाली होगी तब आना। जी जी जी। तो फिर हमने उनको गुरुजी को पकड़ लिया और हमने कहा कि 4 महीने 6 महीने जितने भी हो, पर मैम आपको ही कराना है। तो वो बहुत अच्छी कहीं गाइड भी थी, टीचर भी थी, और एक माँ जैसी थी, जो कहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने समाज कल्याण विभाग की योजना है हमारी छात्रावास, छात्रावास में हमारे बच्चे वहाँ रहते हैं आवासीय रूप से, और वो पढ़ते हैं और पढ़ करके अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। जी जी जी। समाज कल्याण के छात्रावास संचालन में अधीक्षकों की क्या भूमिका रहेगी, महिला अधीक्षकों की क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में मैंने कहीं अध्ययन किया। और चूंकि हमारे 1000 छात्रावास समाज कल्याण में संचालित हैं, उनके छात्रावासों के अधीक्षकों से मिलना, उनसे बातचीत करना, प्रश्नावलियां तैयार कराना, और जो एक्चुअल व्यू कि मेरे आगे नौकरी में भी काम आए। और मैंने एक बुक भी लिखी फिर उनके लिए, छात्रावास संचालन के लिए, कि भी किस तरह से छात्रावास का संचालन अपन करें, कि जो गरीब का बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ रह रहा है, वो कैसे आगे बढ़े, आदर्श संचालन क्या होना चाहिए, कितना सपोर्ट अपन कर सकते हैं, उसके सर्वांगीण विकास को अपन किस तरह से कहीं तैयार कर सकते हैं, उसके चमक जो कम है उसको किस तरह से पॉलिसाइड करके हम सोसाइटी में भेज सकते हैं, जिससे लगे कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावास से निकल करके आए। अच्छा सर, ये तो आपने वो बातें बताई जो बहुत नज़र आता है ना, मतलब एक दौर में वो कहावत कही जाती थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये अक्सर आपने तो सुना होगा। हमारे मतलब जनरेशन जैसे जैसे बदलती गई, अब तो खैर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली सिचुएशन में आ चुके हैं हम लोग। लेकिन बहरहाल खेल से ही बड़ा पुराना नाता रहा आपका, और खेल कूद में भी बहुत आगे रहे आप, और कदकाठी भी अच्छी खासी थी। तो कभी लगा नहीं कि खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहिए? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके जो फैमिली का जो ट्री है, अगर उसी में मैं बात करूँ तो बहुत सारे पीटी जो फिजिकल टीचर्स हैं वो भी आपके आसपास रहे, और कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा, आपने काफ़ी प्रेरणा भी दी उन्हें। गलत नहीं हूँ तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी आप डालें। देखिए, मैं जयपुर के पास का ही रहने वाला हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, और 12वीं तक का स्कूल था, और एक फिजिकल टीचर हमारे घर में ही रहता था, और वो बहुत अच्छे थे। तो वो कहीं सुबह शाम खुद खेलते थे और हमें भी खिलाते थे। वो उस समय हॉकी खेलते थे, फिर बाद में कहीं हैंडबॉल खेलने लग गए। और उसका ये रहा कि मैं तो देखिए, मेरा तो पापा नहीं थे और मम्मी ये चाहती थी कि मैं नौकरी ही लगूं। तो मैं नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़ा हुआ था। हम लोग वहाँ नवयुग मंडल चलाते थे गांव में, और नवयुग मंडल में हमारे यहाँ गांव में रामनवमी का मेला भरता है, और उस मेले पे हम कबड्डी और वॉलीबॉल और दूसरे कई एथलेटिक्स इवेंट्स हर एक साल करवाते हैं। तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट लेते थे नवयुग मंडल के मार्फत। तो एक टीमें वहाँ तैयार अपने आप ही हो जाती है कि हर एक साल मेला भरेगा और हर एक साल टूर्नामेंट होगा, और नेचुरल टूर्नामेंट होगा तो आसपास की टीमें आएगी। तो एक गाँव की भी बढ़िया सी टीम हम लोग नवयुग मंडल जो हमारा था उसके तहत करते थे। वो गुरुजी कई खेलों में ले गए, मैं भी स्टेट तक खेला, टेनिस भी खेला, हॉकी भी खेला, हैंडबॉल भी खेला। पर चूंकि मेरा खेलने में इतना मैं भविष्य नहीं समझ पाता था, और मेरी माँ ये कहती थी कि तुझे तो कंपटीशन ही देना और नौकरी करनी है, तू उस पर ध्यान रख। फिर भी मुझे कहते हुए फक्र है कि मेरे गांव में 100 फिजिकल टीचर हैं। वाह, क्या बात है। जो नेशनल खेल करके हैं, मेरा छोटा भाई नेशनल है, वो फिजिकल टीचर है। मेरे 4 भतीजे कहीं फिजिकल टीचर हैं, मेरे कहीं 4 भांजे फिजिकल टीचर हैं, और गांव में 100 फिजिकल टीचर हैं। एक बहुत बड़ी जमात। और अभी भी लगातार हमने कहीं 13-14 साल तो स्टेट जीता है हैंडबॉल में लगातार। मतलब स्टेट केवल भानपुर कला ही जीत करके लाता था 13-14 साल तक। तो एक हो जाता है ना कि बड़ा भाई खेलता है तो फिर छोटा खेलता है, और फिर छोटा भाई भी खेलता है तो उसके भतीजे खेलते हैं, और भतीजे के बाद में उसकी और पूरा वातावरण वैसा पूरा वातावरण हो जाता है। और पूरा इंडिया भी सर शायद इसी बात को मानते हुए चल रहा है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि भारतीय टीम लगातार जुटी हुई पड़ी है, बिल्कुल विश्व कप को एक बार फिर से अपने नाम करने के लिए होने वाला है। और साथ ही साथ ये बड़ा अच्छा लगता है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर कहते हैं ये बात कि खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया। और हमें तो इतना सौभाग्य प्राप्त है राजस्थान में
कि हमारे तो खेल मंत्री भी वो हैं जो स्वयं ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। तो ये बड़ा कमाल है, ये बड़ा अच्छा माहौल है खेल की। अगर खेल की परिप्रेक्ष्य बात बात चल करें, रही है और खेल खेल से कैसे ये प्रशासनिक पद पर आए, ये भी हाँ, ये अपने आप कमाल में है। बड़ी सर, बात है। प्रशासनिक पद पर आने की बात अगर मैं आपसे करूं तो किसान परिवार से आना, वो कहते हैं ना कि संघर्ष की जमीन उस पर मेहनत का निशान। हाँ, मैं हूं एक किसान, और उस किसान वातावरण या उस परिवार से आने में कहीं ना कहीं संघर्ष जो है बड़े छोटे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं आपसे जब चर्चा हुई तभी बात भी हुई थी कि कई बार जो है फसल को काटने के लिए आप स्वयं जो भाई बहन है बहुत छोटे उम्र के आप हुआ करते थे, और मज़दूर जो है वो उसे आप मतलब ड्यू टू योर फाइनेंशियल कंडीशंस कि शायद नहीं कर पाते थे, और वो फिर काम भी आपने ही किया और वो फसल काटने का भी काम। तो वो संघर्ष अपने आप में बड़ा बन जाता है, उम्र से ज़्यादा आपको बड़ा बना देता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, जैसे गांव में रात को लाइट आती है, कई बार दिन में नहीं आती थी, तो हम तो इतने सक्षम नहीं थे कि खेतों में पानी दें, पर चूंकि मम्मी को देना होता था तो वहाँ लालटेन की रोशनी में बैठ जाते थे। जब फसलें पक जाती थी तो हमारे पास में इतना पैसा नहीं होता था कि हम सर में कहीं पे ले लें, मतलब भाड़े पे ले लें, तो हम खुद ही सारे भाई बहन लग लुगा करके सारा काम करते थे, जिनसे आप बचना चाहते थे। हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, मैं तो उस गांव से भगना चाहता था कि यार कैसे भी छोटी मोटी नौकरी लग जाए ना, तो ये सारे कामकाज से मेहनत से कहीं छुटकारा मिल जाए, कि बहुत काम करना पड़ता था जी, और काम करना भी जरूरी था, क्योंकि मम्मी का कोई इस तरीके का कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं था कि रेगुलर कोई इनकम नहीं थी कि जिससे सब भाई बहन आराम से पढ़ सकें, लिख सकें या और सुख सुविधाएं गेन कर सकें। अच्छा, आपने अपनी प्रोफाइल में भी हमेशा ये मेंशन किया है कि माताजी जो हैं वो पहली शिक्षिका तो रही, वो तो ऑब्वियसली सभी के साथ होता है, लेकिन हमेशा हमेश के लिए कहीं ना कहीं आपकी आदर्श भी वही रही। उनसे ही आपने वो जो कहते हैं ना कि संघर्ष कैसे करना है, कैसे व्यक्तित्व में इतनी सकारात्मकता लानी है कि हर समस्या का समाधान हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं अजहर भाई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पापा की डेथ के बाद में कई दिनों तक हम रोए। हाँ, हर एक त्योहार आता तो रोने बैठ जाते, कोई ना कोई भाई खाना बनता, कोई ना कोई भाई बहन खाना खाता और उससे पहले रोने लग जाता, तो फिर कोई भी भाई बहन खाना ही नहीं खाता, मतलब खाने को छोड़ देते। ऐसे कोई घर में कोई भी शुभ कार्य होता तो कोई ना कोई भाई बहन कहीं साइड में जाकर के रोने लग जाता, कमी महसूस होती तो थी वो पिताजी कमी को। महसूस होती तो रोने लग जाते। पर मेरी माँ बहुत हार्ड थी, हमें बुरा लगता तो ऐसा कहती थी। वो कहती थी कि भाई तुम्हारे जितना जल्दी समझ में आ जाए, ये समझ लो कि अब तुम्हारे पापा नहीं आने वाले हैं, तुम दीवारों के भी अपना सर मार लोगे तब भी तुम्हारे पापा लौट करके नहीं आएंगे, और ये तुम्हारे जितना जल्दी जहन में ये शामिल हो जाए कि वो नहीं आएंगे, तुम्हें ही मेहनत करनी है, इस दुनिया में तुम्हें ही रहना है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया होगा। हमें उस समय बुरा लगता था कि यार पापा के लिए ऐसे इतने कड़े शब्द बोल देती है, पर फिर धीरे धीरे हमारे समझ में आने लग गया कि जो आदमी इस दुनिया से चला गया वो लौट के नहीं आएगा, जो रह गया है उसी को संघर्ष करना है, उसी को आगे बढ़ना है, उसी को सारी परिस्थितियों को सॉर्ट आउट करना है जी। और जहां कहीं इतने सारे के अभाव रहे हों, उन अभावों को कंप्लीट करना अपने आप में चैलेंज था। कि जिस घर में हम रहते थे उसी में जानवर बनते थे। मेरी शादी हुई, पत्नी कहीं दिल्ली से थी, बात तो कर ली और फाइनल भी हो गई। मुझे ही डर था कि यार पत्नी आते ही कहे कि यार ये कौन से भाड़े में लिया है। तो मैंने घर का कहीं पहले वो आंगन वांगन करवाया, उसकी लोई लिपाई करवाई, किवाड़ वाड़ बदलाए, और बड़ा यूं डर था कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि पत्नी आते ही ये बोले कि यार ये तुम्हारे क्या रहने का लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब ये कोई आदमी रहते हैं कैसे में, मतलब घर में ही कहीं तब तक आप जॉब में आ चुके थे? हाँ, घर में ही, मैं टीचर था उस समय, तो कहीं घर में ही कहीं मतलब ये सब चीजें कैसे हो सकती है। जबकि हम लोग शहर में आते जाते तो थे, बड़े शहरों में भी आते जाते थे, तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड देखते थे, तो वो बहुत अच्छा था। पर चूंकि गांव का परिवेश था और गांव में जिस घर में हम रहते थे उसी में जानवर भी, उनके बाड़े भी थे, वो भी दूर नहीं थे, उनके नेचुरल उनके कहीं गंद वंद भी आती रहती थी, और वो सारा कहीं उनकी देख रेख भी करना होता था, उनको कहीं खिलाना पिलाना और उनसे कहीं काम लेना भी रहता था। तो वो सारी चीजें हैं, तो ऐसा मुझे डर था। पर फिर भी देखिए, मैं कहूँ मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने कहीं मुझे हमेशा कोऑपरेट किया। 16-17 जिलों में मैं कहीं जॉब के हिसाब से कहीं गया, वो बेचारी कभी मेरे साथ नहीं गई, मेरी मदर और मेरे परिवार के साथ ही रही। वाह। और मेरे बच्चों के साथ में रही और उसी पे ध्यान दिया। मैं खुद ही कहीं 4 जोड़े कहीं मेरे सूटकेस में डालता हूँ और चल देता हूँ जहाँ भी हो। काम को जरूर मैंने कहीं कभी ये कह करके नकारा नहीं कि मेरे से नहीं हो। अच्छा, 2 पुत्र रत्न हैं आपके, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल आपके सवाल से पहले मैं अजहर दिमाग में बात आई क्योंकि पत्नी का जिक्र हुआ है ना, और कार्यभार का जिक्र हुआ है। इन्होंने कहा कि मैं 4 जोड़ी कपड़े अपने सूटकेस में डाल के निकल लेता हूँ।
प्रशासनिक पद पे आप हैं, है ना, आप बाहर प्रशासनिक पद पे हैं, कहीं आपको निर्णय लेने होते होंगे, लेकिन जब घर की बात आती है, हाँ, है तो ना, निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय कौन लेता है? वहां पे किसका प्रशासन चलता है? तो देखिए, ये तो नेचुरल है, सब आप जानते हैं कि महिलाओं का ही कहीं घर में कंट्रोल और महिला ही होल्ड होती है। और अब तो कहीं सरकार ने जनाधार में भी कहीं महिला को मुखिया बना रखा है। जी। पत्नी बहुत समझदार है। पत्नी मेरे गांव, जो पैतृक गांव भानपुर कला की सरपंच भी रही है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोग उनके अच्छे कामों के कारण से आज भी जानते हैं। ऐसी कोई गांव की ढाणी नहीं है जिसमें पक्का रोड नहीं हो, और ऐसा कोई ढाणी नहीं है जिसमें 150 लोग रहते हैं और वहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हो। मतलब जेडीए का गांव है, जेडीए जुरिडिक्शन का गांव है, जेडीए से बहुत काम करवाए, लोग आज भी उनको मानते हैं। और देखिए अजहर भाई, जिस घर में मेरी नेम प्लेट नहीं लगी, उस घर में मैंने कई बार नेम प्लेट लगाई, पर वो संयोग से लगी नहीं गांव वाले घर में। पर मेरी वाइफ जिस दिन सरपंच बनी, उसी दिन उनकी नेम प्लेट लगी, और आज भी उनकी ही नेम प्लेट लगी हुई है। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मेरा भी नाम होना चाहिए उस पर। ठीक है, एक गांव का प्रथम नागरिक होता है सरपंच, और उसकी एक अलग पहचान होती है। बिल्कुल। आज भी जब कहीं इन्विटेशन आता है तो सरपंच जी के नाम से ही आता है। वाह। नहीं, ये तो खैर और हमारे मैंने भारत कहीं की परंपरा- लिफाफे बना रखे हैं, वो भी कहीं सरपंच जी के नाम से ही, अब तो वो एक्स हो गई हैं। लेकिन इनको ये जाते सुनकर काफी हैं। खुशी हो रही है, ये जो जानना चाहती थी ना कि महिलाओं का जो स्वामित्व है वो कितना है, नहीं, पूरी देखिए, तरह से। असल बात ये है कि वो तो हमारे भारत में संस्कृति ही यही है। हमारे भारत में जब देवी को पूजा जाता है तो यकीनन फिर प्रथम पूज्य, यूं कहा जाए कि प्रशासनिक अधिकारी घर में महिला ही होती है, और वो सम्मान आप दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये नए विचार की बात है। आपको बताऊं, मतलब घर में महिलाओं की चलती है, और महिला के बगैर तो इस संसार की कल्पना करना ही नहीं मुश्किल हो है। सकती, सही बात है। पर जो हमारी जो माँ का साया है वो बहुत बड़ा है। हम तो भगवान से भी बड़ा मानते हैं, और हाँ, मैं माँ, आपको कहते जी। हुए बड़ा फक्र है कि मेरी माँ से अब ज्यादा नहीं बनती है, पर मेरी वाइफ की मेरी माँ से बहुत बनती है। और मैंने ही कह रखा है अपने बच्चों को भी कि मेरे जीवन में जैसे वीआईपी गेस्ट होता है अपने घर में, तो अपन उसको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, बहुत ढंग से देख रेख करते हैं, पूरा सम्मान, हर एक चीज की छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। हाँ जी। तो मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा मेहमान है। और आप मेरे इस वीआईपी मेहमान की जितनी देखभाल और जितनी कहीं सेवा सुसुरवा करोगे, उतना ही मैं खुश होऊंगा। और आपको मैं ये गारंटी से कहता हूं कि मेरे पूरे जीवन में इससे बड़ा वीआईपी मेहमान मेरे यहाँ नहीं आएगा। तो आप जिस तरह से वीआईपी मेहमान को ट्रीट करते हैं वैसे ही करें। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी कहीं मेरी सोच से भी बड़ी है, और वो बहुत से कहीं उनकी टोनिंग बहुत बढ़िया है। और माता जी का चूंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा 90 के लगभग है, तो कमजोर रहता है, फिर भी वो बहुत स्ट्रोंग है। आज भी मुझे कोई तकलीफ हो जाए तो कहनी तू चिंता मत करना, गांव में खेती बाड़ी अपने पास में करके वाह, अपन तो कहीं क्या बात है। गरीबी से उठे हैं तो फिर कमा के खा लेंगे, फिर खेतों में मेहनत करेंगे, तो कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। और उन्होंने एक सीख भी दी है कि कभी भी कहीं भ्रष्टाचार की तरफ मत जाना। उसको वो अपनी लैंग्वेज में कहती है कि गोबर मत खाना, हाँ। और भूख लगे तो गांव आ जाना, यहाँ हम मेहनत करेंगे। और तो सर, आपने बीच में श्रीमती जी का जिक्र किया, और ये अलबेलो राजस्थान का मंच है, वो मंच जो शायद कहते हैं ना, वो एक गाना भी है ना कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, और जीवन देखा जाए तो अपने आप में संगीत है। तो आइए, तो सुंदर गोरिये और एक ऐसा सुंदर सा गीत आपको इस मंच के माध्यम से दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं, और हमारे दर्शकों तक भी वो गीत पहुंचाते हैं। तो आइए पहले वो गीत सुनते हैं, उसके बाद में आपसे फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अरे सुंदर गोरिये नदान गोरिये
दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में, और बातचीत का सिलसिला जारी है डॉक्टर सुवालाल पहाड़िया जी से। डॉक्टर साहब, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जिस सलीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं उस अभाव को आपने जीवन में देखा और उस अभाव के प्रभाव में आप कभी नहीं आए, उससे हमेशा आपने आगे रखा, कहीं ना कहीं माताजी को आदर्श मानते हुए, और माताजी ने जो सिखाया कि जो चला गया वो चला गया, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहें, उसी को आपने जीवन का मूल मंत्र भी समझा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस विभाग पर फिलहाल आप काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, और कहीं ना कहीं जिन अभावों को जीवन में आपने फेस किया, सीधे तौर से आप जनता को लाभान्वित करने का काम यहाँ कर सकते हैं। सर, क्या कुछ देखते हैं आप अपने उस पद की भूमिका में, और तकरीबन 120 योजनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो सीधे तौर से जो जनता है, जनता को लाभान्वित करती हुई नजर आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लगभग 120 से ज़्यादा योजनाएं संचालित हैं। विभाग जीरो से लगा करके और लास्ट में लोग की दाह संस्कार तक की स्कीमें देखता है। क्या बात। और मुझे फक्र है कि मैं ऐसे विभाग में काम करता हूं, और भगवान ने मुझे ऐसे विभाग में काम करने का अवसर दिया है। देखिए, अगर राजस्थान की जनसंख्या को अपन 7-8 करोड़ माने तो 1.25 करोड़ के लगभग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लाभार्थी हैं। तो कहें मोटा मोटा सा सर कि हर एक 7वां जो आदमी है राजस्थान का, वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का लाभार्थी है। जी। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। जैसे 93 लाख लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन देते हैं, जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, ओल्ड एज पर्सन्स, दिव्यांगजन्स और सीमांत कृषकों को हम लोग पेंशन देते हैं। इसी तरह से 8 लाख के लगभग जो बच्चे ST, SC, OBC, MBC और EWS के हैं, उनको छात्रवृत्ति देते हैं, इसी तरह से स्कॉलरशिप देते हैं। और इसी तरह से 7 लाख के लगभग बच्चों को हम लोग पालनहार योजना में लाभ देते हैं। विभाग में और भी बहुत सारी की योजनाएं हैं जो कहीं ST, SC, SBC या EWS या वीकर सेक्शन, या यूं कहें कि एक वंचित वर्ग के लिए संचालित होती है। अपन अगर एक योजना का बात करेंगे जिस पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहा है, वो है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति ऐसी योजना है जो बच्चे को कहीं एजुकेशनल सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। गरीब परिवेश से बच्चा आता है, उसकी कहीं मोटी फीस भरने की क्षमता नहीं होती है, तो सरकार उसकी जितनी भी फीस जमा होती है, ट्यूशन फीस, वो उसको वापस करती है, पुनर्भरण करती है। समझ लो नर्सिंग का कोई बच्चा है, BSc नर्सिंग कर रहा है और 17,000 रुपये उसकी फीस है, तो एक बार उसके पेरेंट्स 17,000 रुपये फीस जमा कराते हैं, फिर वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है और विभाग उसको 70,000 रुपये का पुनर्भरण करता है, और उसके अलावा जो पर मंथ का कहीं उसका अनुरक्षण भत्ता है, वो भी हम लोग उसको देते हैं, होस्टलर और नॉन होस्टलर के हिसाब से। पहले देखिए सारा मैनुअल काम था, और मैनुअल ही कहीं फॉर्म आते थे, फिर कहीं संस्था वाले चेक करते थे और हमारे यहाँ चेक करके देते थे, फिर कहीं हमारा बाबू चेक करता था, अकाउंटेंट चेक करता था, फिर कहीं टाइपराइटर पे बिल बनते थे, और बिल बन के कहीं मैनुअली ट्रेजरी में जाते थे, और वो पास होकर के बैंक जाते थे, फिर DD चेक बनते थे, और वो कहीं फिर हम बेनिफिशियरी तक पहुंचाते थे, और बेनिफिशियरी फिर कहीं खाते में ले जा करके और जमा करते थे। एक लंबा प्रोसेस हुआ करता था। जी। मैं एक बहुत अच्छी सी कहानी बताऊं। मैं जयपुर जिले में, जयपुर ग्रामीण में पोस्टेड था, डिप्टी डायरेक्टर, और कलेक्टर साहब के यहाँ कोई CMO से शिकायत आई कि किसी वृद्ध महिला है जो दूदू के पास के गांव की रहने वाली है, उसको विगत 1.5 साल से पेंशन का पेमेंट नहीं हुआ। हमने चेक करवाया तो पेंशन का पेमेंट दिख रहा था, हो गया पेंशन का पेमेंट। तो वहां मैंने होस्टल वार्डन को, मेरे जो होस्टल वार्डन थे दूदू को, उनको भेजा के जाकर के उन माताजी से संपर्क करिए, और वो कैसे कह रही है कि नहीं हुआ। तो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कोई पैसा आया ही होना, अपने उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में। हाँ, बिल्कुल। तो बोले माताजी वो कागज निकालो आप। तो वो कागज निकाले, भाई पेंशन के जो है ना PPO वगैरह दिखाओ। हमारे तो ऑनलाइन सिस्टम में तो दिख रहा है, अभी ये ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद की बात बता रहा हूँ, और वो उससे जस्ट पहले क्या था, तो वो DD आया हुआ था, और DD को उसने एक बक्से में सारे कागजों के साथ में माताजी ने सुरक्षित रख दिया। माताजी को डाकिया चूंकि DD दे गया, और वो कागज समझ करके और उसको उसने बक्से में रख लिया, और वो बक्से में ही था, और वो कई दिनों से ये कह रहे थे कि मुझे पेंशन नहीं मिली, मुझे पेंशन के पैसे आए नहीं साहब, बहुत दिनों के पैसे नहीं आए। जबकि सरकार ने के सैंक्शन करके उनको पैसा दे दिया, और वो उसको कागज समझ करके उस DD को उन्होंने कहीं अपने लोहे के संदूक में रख दिया,
जी। और फिर वो देखा तो वो कहीं टाइम बार्ड हो गया था, उसको ला करके हमने कहीं उसको रिवैलिडेट करवाया और फिर उसको पेमेंट करवाया। इसी तरह से छात्रवृत्ति के लिए जब मैं जयपुर जिले में था तो बहुत बच्चों की, यहाँ लगभग 1 लाख के लगभग बच्चे छात्रवृत्ति मिल पाते हैं जयपुर जिले में। तो इतनी भीड़ रहती है कि आए दिन उनका कहीं हंगामा रहता है। और नेचुरल है 1 लाख बच्चों में अगर 2-5% भी लिख के समझे तो 2-5 हजार बच्चे तो ऐसे हो ही जाते हैं जो कहीं छात्रवृत्ति लेने से थोड़े से महरूम है या वंचित है। बिल्कुल। और मैनुअली होता था, बड़े बड़े बंडल आते थे। और देखिए समय का चक्र बढ़ा और कहीं कंप्यूटर आए और कंप्यूटर आने के बाद में सारी स्कीमें ऑनलाइन हो गई। आज 20 से ज्यादा हमारी जो बड़ी स्कीमें हैं वो सारी ऑनलाइन है और ऑनलाइन के साथ में पेपरलेस स्कीम है। पेपर यूज ही नहीं होता है। जैसे छात्रवृत्ति की अपन बात करें तो कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, वो जुलाई में एडमिशन लेता है और एडमिशन के बाद में दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकता है। वो किसी ई मित्र पे या खुद सक्षम है तो अपनी एसओसो आईडी क्रिएट करेगा और छात्रवृत्ति का आवेदन ऑनलाइन भरेगा। वो ऑनलाइन छात्रवृत्ति का आवेदन भरने के बाद में कॉलेज की आईडी पे चले जाएगा और कॉलेज वाले उसकी जो सूचनाएं भरी है उसका सत्यापन करेंगे और ये सत्यापन करेंगे कि बच्चा इस कोर्स में पढ़ रहा है, हमारे यहाँ रेगुलर है, और वो उसको कहीं आगे समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड करेंगे। वो हमारे जो लिपिक हैं संबंधित उसकी आईडी पे आएगा, लिपिक जी उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद में अगर फॉर्म सही है तो वो अपने अधिकारी को फॉरवर्ड करेगा और गलत है तो ऑब्जेक्शन लगा करके वापस कॉलेज की आईडी में आ जाएगा और कॉलेज वाला वापस बच्चे को दे देगा और बच्चा उस कमी की पूर्ति करके इसी प्रोसेस से वापस भेजेगा। अगर फॉर्म ठीक है तो अफसर की आईडी पे आएगा, वो डीडीओ उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद में फॉर्म सही है तो ऑटोमेटिकली बिल जनरेट होगा। सैंक्शन के बाद में ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने के बाद में ट्रेजरी को फॉरवर्ड होगा। ट्रेजरी ऑफिसर भी कंप्यूटर खोल करके और बिल को कहीं देखेंगे और उसको पास करेंगे और पास करने के बाद में पेमेंट के लिए बैंक में भेज देंगे और बैंक वाले उस लाभार्थी के खाते में पैसा डीबीटी कर देंगे। वाह। पहाड़िया साहब, इस सारे प्रक्रिया में जैसे आपने कहा कि वो फॉर्म होता है और उसके बाद में उसको चेक किया जाता है और फिर वो डीडी मिल जाता है, क्या कोई ऐसा है कि कोई क्राइटेरिया हो कि हम इस बच्चे को छात्रवृत्ति दे रहे हैं और इसको नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया है या ये जो अप्लाई कर रहे हैं सभी के लिए है? हाँ, थोड़ा नहीं मैडम, सारी जितनी भी समझ सरकारी में आए। योजनाएं हैं उन योजनाओं की पात्रता तय होती है। पात्रता। पहले वो योजना पात्रता बनती की है बात करना चाह रहे हैं और योजना में कहीं पात्रता तय होती है कि कौन से कोर्स के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन से कोर्स के लिए नहीं मिलेगी, किस कैटेगरी वाले को मिलेगी और कितनी मिलेगी, और एक इनकम का क्राइटेरिया है कि इस इनकम के क्राइटेरिया तक वाले लोग ही इसमें एलिजिबल होंगे। जैसे अपन ST/SC की बात करें तो 2.5 लाख रुपए जो इनकम क्राइटेरिया है उस तक के बच्चे ही उसमें आवेदन कर सकते हैं। उससे ऊपर वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर समझ लो 3 लाख वाला या 5 लाख वाला भरेगा तो वो सिस्टम उस फॉर्म को लेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली लेगा ही जनरेट नहीं नहीं करेगा। हाँ। नीचे उस पर लिखा आ जाएगा जी, 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 कि आपकी इनकम ज्यादा होने से आप इस योजना के पात्र नहीं है। वार्षिक आय जो है इससे ज्यादा देखिए ये जो योजना की गाइडलाइन है एक्चुअली में छात्रवृत्ति का पैसा भारत सरकार से आता है। भारत सरकार का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 60% बजट भारत सरकार का होता है और 40% पैसा है वो राज्य सरकार का है। ऐसे अगर ST की छात्रवृत्ति है तो 75% पैसा कहीं भारत सरकार का होता है और 25% पैसा राजस्थान सरकार का होता है। तो वो गाइडलाइन है, बाकायदा पूरी स्कीम है और कहीं उसी स्कीम की गाइडलाइन के आधार पे ही जितनी भी योजनाएं हैं वो कहीं पात्र लोग ही उसमें आवेदन भर पाते हैं और वही लाभार्थी रहते हैं। लेकिन इस बीच में आपने जो बताया DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका काफ़ी फायदा है, ये तो नज़र सीधे तौर से आता है। वो जो पूरी तरह से पेपरलेस जो स्कीम है वो हमें नज़र आती है। अच्छा सर, साथ ही साथ जब हम बात करते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का वो कथन कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा उतना ही वो दहाड़ेगा, या यूँ कहें वो अपनी आवाज़ उठाने के काबिल हो जाएगा। सर, इसमें पूरी तरह से सच्चाई नज़र आती है और आपका जो विभाग है पूरी तरह से लोगों को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है कि कहीं ना कहीं जब हम छात्रवृत्ति की बात करते हैं कि वो शिक्षित रहना समाज का बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने शिक्षित होंगे हम उतने ही विकसित होंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जो विभाग का मूल मंत्र ये है कि जो वंचित वर्ग है उसको सहारा देना है। विभाग जब 1956 में बना, समाज कल्याण विभाग जब इसका नाम था, तो समाज का वो तबका जो थोड़ा सा कमजोर है या वंचित पिछड़ा हुआ है या वंचित है उसको अपलिफ्ट करना है, उसको ऊपर लाना है।
और अपलिफ्ट के लिए देखिए और तो बहुत सारे के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, पर जो शिक्षा है वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। सबको शिक्षा मिले और सबको शिक्षा के साथ में कहीं उस तरीके का प्रशिक्षण मिले और प्रशिक्षण के बाद में सबको उस तरीके का। लेकिन यहाँ सर मेरा सवाल थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, ये तो वो काम जो आप विभाग के ज़रिए आप कर ही पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व मतलब कहते हैं ना कि एक व्यक्ति विशेष होते हुए, या यूँ कहें कि एक इंडिविजुअल होते हुए, क्या ये काम, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि सभी व्यक्ति अपने अपने हिस्से की ईमानदारी अगर बरतें तो शायद समाज जो है वो विकसित होता हुआ नज़र आएगा। क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा के लिए जो ये जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है या जितनी भी पूरी तरीके से समर्पित रह के कहीं ना कहीं एक जागरूकता शब्द का इस्तेमाल होता है, वो जागरूकता के लिए क्या विशेष तौर से हम आम लोग भी क्या अपने अपने तौर पे कुछ और कह सकते हैं कि कुछ और कोशिशें कर सकते हैं? उसके लिए क्या कुछ अलग से कोई प्रावधान या कुछ अलग से जो आपका विभाग सपोर्ट करता है या कहता है कि जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मैं 28-29 साल के इस विभाग की नौकरी में मैंने लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मेरी व्यक्तिगत, सरकार की नहीं, मेरी व्यक्तिगत समन्वय से उनको लाभान्वित किया है। वाह। इस विभाग में चूंकि मैं जयपुर मूल का रहने वाला हूँ और 2013-14 से ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और कहीं हमारे राजस्थान अन्य प्रशासनिक सेवा है उनमें भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और दूसरे भी कई बहुत सारे के संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात है समाज से जुड़ा हुआ हूँ, नीचे के तबके का हूँ। तो कोई भी आदमी सरनेम देख करके घुस जाता है कि साहब मुझे छात्रवृत्ति चाहिए या मेरा ये है, और मेरा ये रहता है कि चलो भगवान ने मेरे पास में एक आदमी भेजा है और मुझे इसकी मदद करनी है और मैं खुद भी कहीं कोऑर्डिनेट करके और कोशिश करता हूं कि उसको उसका हक मिले। और बड़ी प्रसन्नता ये कहते हुए कि इतना बड़ा लार्ज नंबर है। मैं जालोर में पदस्थापित था, तो जालोर बहुत बैकवर्ड जिला है और वहां की भाषा में थोड़ा सा है तो हिंदी पर थोड़ा सा चेंज है, जैसे वो अपन साबुन बोलते हैं तो वो हाबुन बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज अपने समझ में नहीं आती है। हमारी एक योजना चलती है पालनहार, जो अनाथ बच्चे हैं या जिनके पिता गुजर गए हैं या और दूसरे क्राइटेरिया में हमारे लाभार्थी हैं, उनको हम लोग 1500 रुपये पर मंथ कहीं पेमेंट करते हैं उनके देखभाल के लिए, उनके संरक्षण के लिए, और 2000 रुपये उनकी ड्रेस के लिए भी देते हैं। पर देखिए, पहले जब स्कीम थी वो ऑनलाइन नहीं थी या डीबीटी नहीं हुई थी, तो वही डीडी वाला चक्कर था कि हम डीडी से पेमेंट वहां तक करते थे। तो एक महिला किसी बहुत बढ़िया सा कहीं एक सफेद कपड़े पहन करके सरपंच टाइप आदमी हम मेरे पास में आया, वो बेचारे जूते खोल करके आते थे, उधर ये ट्रेड था ऑफिस में, मुझे आज भी अच्छी तरह से ध्यान है। और एक बेचारी कहीं दुबली पतली महिला जो कहीं बड़े दुबले पतले शरीर को लेकर के और कहीं गंदे से कपड़ों में अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी। तो वो बंदा आया और वो कहा कि मैं एक सरपंच हूँ और मैं पालनहार योजना के लाभार्थी हैं, इनका पेमेंट नहीं आ रहा है इसलिए आया हूँ। मैंने दोनों को बैठने के लिए कहा, महिला बैठी नहीं। मैंने कहा बैठ जाओ बहन जी, तो वो नहीं बैठी। मैंने कहा बैठ जाओ बहन जी। मैंने पियून को बुलाया कि भाई इसको बैठने के लिए कहो, वो नीचे बैठ गई। मैंने कहा नहीं आप कुर्सी पे बैठिए, तो बोले नहीं साहब मैं तो महिला हूँ, मैं कुर्सी पे कैसे बैठ सकता हूँ। अरे मैंने कहा आप बैठिए, तो बोले साहब सरपंच जी इनके सामने नहीं बैठती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उनको पूछा, बाबू को मैंने बुलाया, बुला करके पता किया, वही चीज पेमेंट हो गया था, डीडी चला गया था, पर वो उस तक क्यों नहीं पहुंचा ये देखना था। मैंने कहा क्यों नहीं गया इसका भुगतान, कैसा भुगतान अपन ने पिछले कहीं 2 महीने का बाकी है, बाकी सारा भुगतान अपन ने कर दिया। फिर मैंने कहा कितने लोग हैं अपने यहाँ, तो मुश्किल से 1100-1200 थे, 2011-12 की बात है। नहीं हम कितने हॉस्टल वार्डन्स हैं अपने पास में, बोले साहब 8-10 हैं। तो मैंने कहा यार अपनी इतनी कैपेसिटी कमजोर है क्या, कम 100-150 आदमियों को भी पेमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। चलो आप ऑर्डर बना के लाओ और अपन सब चलेंगे, एक पंचायत समिति में मैं जाऊंगा और बाकी में आप लोग जाएंगे। और वहाँ 8 पंचायत समितियां थी और एक एक इंडिविजुअल मिलेंगे। प्रोग्राम का नाम ही है ना पालनहार आपके द्वार, मतलब हम खुद उस पालनहार के जाएंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में बच्चा पल रहा है कि नहीं पल रहा है। देखिए सर, इसमें ये भी होता है कि जैसे किसी के माँ बाप की डेथ हो गई, चाचा चाची या कोई निकट परिजन बच्चे को पाल रहा है, हम राशि उसको देते हैं पालने वाले को, चूंकि वो तो बालिक बिल्कुल, पर कई बार वो उसको पालने की बजाय पैसा अपने यूज में ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चाचा चाची उस पर खर्च ही नहीं कर रहे हैं उस पैसे को, और उसको कहीं और दूसरे कहीं श्रमिक कार्य में लगा देते हैं या पढ़ने नहीं भेजते हैं या और दूसरी कई चीजें हैं। तो मैंने कहा अपन खुद चलेंगे और सबकी एक एक ब्रीफ नोट है ना, एक एक पन्ने की रिपोर्ट भी बना के लाएंगे, फॉर्मेट में तय कर दूंगा
कि सब जाएंगे, घर पे जाएंगे, क्या देखा क्या नहीं देखा, बच्चा क्या कर रहा था, उसकी लाइव लेकर के आएंगे कि सरकार का जो पैसा जा रहा है वो कहीं किस स्तर पे जा रहा है, कहीं अपन समीक्षा भी हो जाएगी और अपन किसी प्लेटफॉर्म पे डिपार्टमेंट में बताने की स्थिति में भी रहेंगे कि इसमें ये सुधार किया जा सकता है या ये और जोड़ा जा सकता है। यानी इस तरह के अधिकारी अगर हो अजहर, मैं ये मानती हूँ, तो वाकई में विकास निश्चित है और सही जगह जहां आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहां सही जगह सही चीज पहुंच पाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। भविष्य की बात कर लेते हैं, है ना, और ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो युवा अब इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आरएस बनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जो आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रशासनिक सेवाओं में तो बहुत सारी की सेवाएं हैं, तो लोग उस सेवा में जाना चाहते हैं जहाँ पैसा ज्यादा है, आज का सत्य है। पर मैं ये कहूँ कि कुछ विभाग हैं जो केवल सेवा के लिए बने हुए हैं, और मैं आज गारंटी से कह सकता हूं कि मैं ऑफिस जाऊंगा और सारे दिन बैठूंगा तो एक आदमी का भला जरूर हो जाएगा। मैं शाम को जब सोने से पहले याद करता हूं कि आज मेरे हाथ से किस आदमी का भला हुआ या नहीं हुआ। तो आप मान के चलिए एक ऐसा सेवा का विभाग है, परमात्मा ने ऐसा कहीं परोपकार करने का अवसर दिया है, हम नहीं चाहते हुए भी एक आध आदमियों का भला जरूर हो जाता है। और ये बहुत मुश्किल है कि भगवान आपको ऐसा अवसर प्रदान करें कि आप सरकारी नौकरी के साथ में, प्रतिष्ठा के साथ में, मान सम्मान के साथ में किसी का परोपकार करने का भी आपको अवसर मिल रहा है। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है, एक परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। वो बात कही जाती है कि मैंने जीते तो हैं सभी अपनी जिंदगी। पुलिस जैसी नौकरी छोड़ी और वहां में जाना मैंने इसलिए पसंद नहीं किया कि हो सकता है कि मैं वहां ज्यादा पैसे कमा लूं या ज्यादा कहीं पद पे पहुंच जाऊं। पर जो ये ग्रास रूट लेवल का विभाग है, जहाँ वंचित वर्ग हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए वृद्धजन है, उनको 1000 रुपए हम पेंशन देते हैं। 1000 रुपए कोई महीना नहीं रखता है, 1000 रुपए में कोई पलता भी नहीं है, पर उस वृद्ध को कितनी खुशी होती है। वो मालूम है क्या बोलता है, मेरी तनख्वाह आने वाली है, मेरी तनख्वाह आई है, इस तनख्वाह में मेरी बेटी को दूंगा, मेरी भतीजी को दूंगा, मैं आत्मविश्वास बोलता है, ये पुण्य का काम करूंगा। मैं आज 11 है, आज फल लाऊंगा और फल ला करके किसी को है ना फलार करने के लिए दूंगा। उसको ये वो बोलता है कि मेरी तनख्वाह है, सरकार मेरे को जो मानदेय दे रही है, मेरे को जो पेंशन दे रही है, मेरा सम्मान कर रही है, वो मेरा हक है और कहीं ना कहीं उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। बहरहाल हमारा एक सेगमेंट होता है, क्योंकि अभी हम जो क्या घड़ियाल बाबू ने इशारा दे दिया है, लेकिन बहरहाल हमारा एक छोटा सा सेगमेंट होता है अलबेलो अंदाज, जहाँ हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और एक शब्द में उसका आंसर आपसे चाहते हैं। तो जी पूछा जाए? बिल्कुल। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षक बनना या प्रशासक, किससे ज्यादा जुड़ाव रहा आपका? नेचुरल है प्रशासक। आपकी सबसे बड़ी ताकत? संघर्ष। सबसे बड़ी चुनौती? चुनौतियों का तो पूछो ही मत, वक्त ही बड़ी चुनौती है। फील्ड विजिट या ऑफिस वर्क? नहीं, फील्ड विजिट। फुर्सत के पल कैसे बिताना पसंद करते हैं? अपने लोगों के साथ में और कम से कम किसी समस्या के समाधान के बारे। वाह। राजस्थान की बात करें, राजस्थान आपके लिए राज्य या परंपरा? परंपरा। वाह, बहुत खूब। तो सर आज आप इस मंच पे आए, इतनी खूबसूरत बातचीत रही, संघर्ष के दामन से कैसे खींचकर सफलता को लाया जाता है, सब कुछ हमने जाना और हकीकत है बड़ी खूबसूरत ये बातचीत रही और हम उम्मीद करते हैं आपको भी ऐसा ही कुछ सुखद एहसास हुआ होगा इस मंच पे आने के बाद। बहरहाल घड़ियाल बाबू ने इशारा दे दिया है, तो मुलाकात जो है उस पर फिलहाल एक अल्प विराम लगाना होगा और फिर उम्मीद यही कि अगली। तो आइए चलते चलते सुंदर सा एक राजस्थानी गीत आपको भी सुनाते हैं और हमारे दर्शकों को भी। लेकिन उससे पहले आज इस मंच पे जो विराजे हैं हमारे साथ, उनका धन्यवाद। उनका धन्यवाद भी नहीं, छोटा सा मेरा संदेश भी है कि जो लोग वंचित वर्ग से हैं, कुछ अभाव में जिए हैं, वो अभावों को बरकरार रखें, पर अपने बच्चे को आधा खाना खा करके भी पढ़ाए जरूर। वाह। और ऐसे संस्कार दें जिससे वो एक अच्छा नागरिक बने। बस इतना सा ही कहना चाहूंगा। जितने शिक्षित होंगे उतने ही विकसित होंगे। तो बहरहाल ये आपका संदेश बिल्कुल दर्शकों तक और उन लोगों तक पहुंच गया। बहरहाल सर अब चलते चलते गीत सुनते हैं और आपका धन्यवाद भी आपको सौंपते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पधारे। धन्यवाद सर। साजन गया परदेश में, आना भया पहाड़, नवकोटी नगरी
સોરે પણ મારે ગાવું જાડ મારા સાજનિયા રે મારા લશ્કરિયા રે મારા સાજનિયા મારી ઓડું કરી આવે તારી યાદ સતાવે ઘરે આજા મારા સાજનિયા રે મારા સાજનિયા રે મારા સાજનિયા મારી ઓડું કરી આવે મારી યાદ સતાવે ઘરે आज मैं तड़ा तू कोरा है तू निरा रे साजनिया आज मैं तड़ा तू कोरा तू निरा रे कोई मोटोरी छुपारो कोई लादे भरा साजनिया भरा लश्करी अरे भरा साजनिया भने ओडू कन्या वे थारी याद सतावे घरे आजा मारा साजनिया रे मारा साजनिया रे मारा साजनिया थारी याद सतावे थारी ओडू कन्या वे मारा साजनिया आज नेड़ी नेड़ी कर जो थोड़ा नौकरी रे नेड़ी नेड़ी कर जो थोड़ा नौकरी रे कोई साज तो पड़ा घरे आजा मारा साजनिया रे मारा लश्करी अरे मारा साजनिया मारे ओडू कड़ी आवे मारे नींद नहीं आवे घरे आजा मारा साजनिया रे मारा साजनिया साजनिया रे साजनिया साजनिया रे भरा लश्करिया रे मारा साजनिया भरे ओडू कड़ी आवे घरे याद सतावे घरे आजा मारा साजनिया हे घरे आजा मारा साजनिया घरे आजा मारा साजनिया घरे आजा मारा साजनिया घरे आजा मारा साजनिया